हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तो आगे की क्लास में हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा एल्किल हैलाइडों की निर्माण की विधियां। पीछे की क्लास में हमने देखा था CX आबंध की प्रकृति और जो बेसिक था कंसेप्ट इस चैप्टर का वो हमने पूरा कर लिया था। और आज इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। ये टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। ये केवल और केवल 11th और 12th के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि नीट की तैयारी करने वाले और जेई मेंस की तैयारी करने वालों के लिए भी है। तो वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन सही ढंग से नहीं किया है, उन बच्चों के लिए भी ये ऑर्गेनिक पार्ट को समझने के लिए एक अच्छा तरीका है। यहाँ जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ट एल्किल हैलाइडों की निर्माण विधियों का एक प्रारूप है, जिससे आप इसको समझ सकते हो। ये जो आपको 6 विधियां दिखाई गई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये जो 6 विधियां हैं, इन 6 विधियों से आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो। और यहाँ जो विधियां हैं, उन विधियों में आपको कई पार्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, उस शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन एक एक रिएक्शन को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बनाओगे। और बनाने के बाद रेगुलर मैं आपको एक एक रिएक्शन के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप ये चार्ट अपनी कॉपी में उतारें और अब हम इसको शुरू करते हैं। तो आपको ये चार्ट समझना है। आइए इस चार्ट को समझते हैं। इस चार्ट में सबसे पहली रिएक्शन आती है एल्केनों के हैलोजनीकरण से। एल्केनों के हैलोजनीकरण, एल्केन आप सभी जानते हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है और उनका हैलोजनीकरण करेंगे, अर्थात हैलोजन एलिमेंट से रिएक्शन करवाएंगे। जैसे कि यहाँ मैंने कोष्टक में लिखा है RH, यहाँ RH का मतलब है एल्केन और इस एल्केन की क्रिया करवानी है आपको हैलोजन से। हैलोजन से जब आप क्रिया कराओगे तो आपके यहाँ एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। जो रिएक्शंस रहेगी वो हम इसको पार्ट में लेंगे। यहाँ सेकंड पार्ट आता है एल्किनों की HX के योग से। HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड, इसको कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। इस हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया हम करवाएंगे एल्किनों से। एल्किन होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एल्किन और एल्काइन। लेकिन यहाँ आपका टॉपिक है एल्किनों की HX के योग से। लेकिन ध्यान दें, एल्किनों की HX के योग से यदि आप रिएक्शन करवाते हो तो वहां पर 2 प्रकार के नियम आते हैं, जिनमें पहला नियम आता है मार्कोनिकोफ नियम और सेकंड आता है प्रति मार्कोनिकोफ नियम। यानी इन नियम के आधार पर ही या इन नियम को देखकर ही आप HX का योग करवा सकते हो, अन्यथा नहीं। यहाँ मैंने लिखा है मार्कोनिकोफ नियम। प्रति मार्कोनिकोफ नियम जो रहेगा वो इस रिएक्शन को जब हम पढ़ेंगे पार्ट के रूप में, तब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल आपको मार्कोनिकोफ नियम ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर मार्कोनिकोफ नियम। सबसे पहले मार्कोनिकोफ नियम जो है, उस मार्कोनिकोफ नियम में हम देखें तो एल्किन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सममित एल्किन। सममित एल्किन का मतलब होता है सिमेट्रिकल एल्किन। सिमेट्रिकल एल्किन के जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक सममित एल्किन है। सममित एल्किन इसलिए है क्योंकि यदि इसके 2 बराबर भाग करें तो यहाँ पर भी एक कार्बन होता है और इधर भी एक कार्बन रहता है। और यदि मेरे पास जैसे कि एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यदि इस उदाहरण को मैं यहाँ डबल बॉन्ड से 2 भाग करने का प्रयास करता हूँ तो यहाँ 2 कार्बन रहते हैं और इधर 1 कार्बन रहता है, अर्थात ये सममित एल्किन नहीं है, यह असममित एल्किन, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक एल्किन। तो इन असममित एल्किनों में ही मार्कोनिकोफ नियम लागू होता है, सममित एल्किनों में मार्कोनिकोफ नियम नहीं, यानी लागू नहीं होता है। अब मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, एल्किनों को पार्ट में लेंगे तब। थर्ड इसका जो पॉइंट आता है, थर्ड जो विधि आती है वो आती है एल्कोहलों से। और एल्कोहलों से एल्कोहलिक भाग जो होता है वो होता है OH। यदि किसी एल्किल ग्रुप से OH समूह जुड़ा हुआ हो तो वो एल्कोहल होता है, जैसे कि ROH है। ये ROH एल्कोहल को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है।
तो यहाँ एल्कोहल से आप कितने तरीके से बना सकते हो, वो है आपके सामने 4 तरीके। 4 तरीकों में सबसे पहला है, यदि आरओएच की रिएक्शन आप HH से करते हो, हाइड्रोजन हैलाइड से करते हो, तो भी आपके एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। यदि आरओएच की क्रिया PCl5 से करवाते हो, यह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इससे करवाते हो तो भी आपके एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। और यदि PCl5 से करवाते हो, यह है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो भी आपके एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। और यदि एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हो SOCl2 से, तो भी RH का निर्माण अर्थात एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इनकी अलग अलग रिएक्शंस हम पार्ट में लेंगे। आपका चौथी जो विधि है वो है हुंसडीकर अभिक्रिया। ये एक वैज्ञानिक के नाम पर अभिक्रिया है जो सिद्ध अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पार्ट में छोटा सा लिखा है कि क्या लिखा है कि RCOOAG। RCOAG का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है RCOOH, यहाँ यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन इसका यदि आप सिल्वर लवण लेते हो Ag लवण, तब वो कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण अर्थात RCOOAG। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया करवानी है Br2 से, लेकिन ध्यान रहे यहाँ उत्प्रेरक कैटालाइस्ट जो होता है वो होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये अभिक्रिया हम पढ़ेंगे जब इसको पार्ट में लेंगे। और इसका 5वीं जो विधि आती है, इसकी वो आती है विनिमय अभिक्रिया अर्थात हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। इनमें क्या होता है, एक हैलोजन एलिमेंट से दूसरे हैलोजन एलिमेंट का प्रतिस्थापन हो जाता है और एल्किल हैलाइड से ही अन्य टाइप्स एलिमेंट्स की एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है, जिसमें आपकी 2 विधि आती है। एक आती है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और दूसरी आती है स्वार्ट अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया को हम प्रारूपिक रूप से आगे पढ़ेंगे और स्वार्ट अभिक्रिया मैंने कोष्टक में लिखा है RF के लिए। RF का मतलब है एक स्वार्ट अभिक्रिया ऐसी होती है जिससे आप एल्किल फ्लोराइड बना सकते हो, बाकी आप फ्लोराइड कंपाउंड नहीं बना सकते, अर्थात एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड की जो अभिक्रिया होती है वो एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको आमतौर पर लैब में नहीं बनाया जाता है क्योंकि यह विस्फोट करती है, अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करती है। लेकिन ये विधि जो स्वार्ट विधि है, इसमें कम एनर्जी उत्पन्न होती है, इसलिए एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिससे RF का निर्माण किया जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसका जो 6ठी विधि आती है, इसकी वो आती है प्राथमिक एमिनो से। प्राथमिक एमीन आपके लिए टॉपिक आएगा चैप्टर, उसमें हम आगे जो 13वां चैप्टर आपका वो आपके एमिनो से संबंधित है, उसमें आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको शॉर्ट में ध्यान रखें, प्राथमिक एमीन है, इस प्राथमिक एमीन की क्रिया करवाएंगे आप NOCl। NOCl का मतलब होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रो, यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ इसका ऊपर, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है, इसकी हम रिएक्शन द्वारा एल्किल हैलाइड बनाएंगे। और ध्यान रहे इस नाइट्रोसिल जो क्लोराइड है NOCl, इस NOCl को कहते हैं टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक, यहां मैं लिख रहा हूं टिल्डेन अभिकर्मक अर्थात टिल्डेन रिजेंट। टिल्डेन रिजेंट कहते हैं। कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से टिल्डेन अभिकर्मक है, तो वहां एक लिखा होता है NOCl, जिसे नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं। तो ध्यान रखें टिल्डेन अभिकर्मक नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो चार्ट है वो आपके एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों का चार्ट है, जिसमें आप आसानी से इसको समझ सकते हो। आइए हम इस अध्ययन को आगे जारी करते हैं। तो मैं इस प्रारूप को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ और एल्केनों के हैलोजनीकरण से सबसे पहला इसका पार्ट लेते हैं। तो देखिएगा, इसकी सबसे पहली विधि आती है एल्केनो के हैलोजनीकरण से। इसमें क्या होता है, जो एल्केन होता है उसकी हैलोजन से क्रिया करवाते हैं। यहां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति रहती है, सूर्य प्रकाश, जिसे हम UV से लिखते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, UVR।
आपने नाम सुना होगा UVR, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रावेणिक प्रकाश, यहाँ इसकी उपस्थिति लेते हैं। लेकिन ध्यान दें, इस सूर्य की प्रकाश की अभिक्रिया में, हैलोजनीकरण अभिक्रिया में हैलोजन Cl2 और Br2 की ही रिएक्शन करवाई जाती है। F2 व I2 की रिएक्शन नहीं करवाई जाती है। करवाई भी जाती है तो इसकी कुछ रेयर केस होते हैं जिनकी हम यहाँ अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास कोई भी एल्केन है, जैसे कि मैंने सबसे पहला एल्केन लिया CH4। सभी जानते हो CH4 का मतलब होता है मेथेन। मैंने लिया मेथेन और उसके हैलोजनीकरण में मैंने इसको अक्ष से क्रिया करवा दी और यहाँ पर मैंने UV लिया। UV का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूर्य का प्रकाश। यहाँ क्या होगा, हेलोजन जो H2 है उसमें से एक हेलोजन एलिमेंट या परमाणु जो है वो यहाँ एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके HX बना लेगा। यहाँ हम इसको HX लिख देते हैं और जहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ वहां शेष बचा हुआ हेलोजन एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3X और यहाँ आ जाएगा प्लस। अब यदि हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे CH4 और Cl2 ले लेते हैं। X2 की जगह आ गया Cl2 और यहाँ पर सूर्य प्रकाश हम रख लेते हैं UV। लगभग यहाँ देखा जाए तो CH3Cl होगा और यहाँ बन जाएगा आपके HCl। ये एक साधारण सी एल्केनों की हैलोजनीकरण अभिक्रिया है जिसमें आपके एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ है। इस एल्किल हैलाइड का नाम होगा मेथिल क्लोराइड, जैसे कि अपने पूर्व की क्लास में देखा है नामकरण में, वहां पर मैंने बताया था इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ये है। इसी प्रकार यदि आपके पास CH4+Br2 है, UV प्रकाश है, तो यहाँ बन जाएगा आपके CH3Br और यहाँ बन जाएगा आपके HBr। यह है हाइड्रोजन क्लोराइड, यह है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये आते हैं आपके खनिज अम्लों में, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल से रिएक्शन है जिसमें आप हैलोजनीकरण अभिक्रिया कर सकते हो। लेकिन एक विशेष बात का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, विशेष बात है वो आपको नोट में ध्यान देने की। नोट क्या है कि यहाँ एल्केनों में जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहे हैं हैलोजन एलिमेंट के द्वारा, उनमें विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता होती है वो यदि 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन हमेशा ही क्रियाशील होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन से, और 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो हमेशा क्रियाशील होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन से। ये प्रारूप आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर आगे की रिएक्शन देखी जाएगी। कैसे? जैसे कि मैं भी एक एग्जांपल लूंगा उसमें आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, 3 डिग्री हाइड्रोजन से क्या तात्पर्य? 3 डिग्री हाइड्रोजन से तात्पर्य कि वो हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और 2 डिग्री हाइड्रोजन से जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन से का मतलब है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखे जाए तो ये सभी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक कार्बन ही है जिससे हम 1 डिग्री ही कहते हैं। जैसे कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिनमें 3 डिग्री या 2 डिग्री आ रहा हो, उनमें जो बनने वाली एल्किल हैलाइड होगी उनकी मात्रा में, उनकी क्वांटिटी में फर्क होगा। क्या फर्क होगा? आइए एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है एल्केन के रूप में CH3 CH2 CH3, और यहाँ पर मैंने इसकी क्रिया करवा दी Cl2 और UV, और लगभग यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है 298 केल्विन। ठीक है। इस तापमान में क्या होगा, यहाँ जो क्लोरीन है वो क्लोरीन इन तीनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर जुड़ेगा। वो इस पर भी जुड़ सकता है, इस पर भी जुड़ सकता है और इस पर भी जुड़ सकता है, लेकिन इसमें से और इसमें से इस पर तो किसी पर भी जुड़ो, क्योंकि ये तो 1 डिग्री कार्बन ही है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, किसी एक को मान लेते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दें 2 डिग्री कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन जो होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे और ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। और मैंने क्या बोला है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसलिए जब यहाँ इसकी रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में होगा कि जो ये
हेलोजन एलिमेंट है, या तो वो यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है या यहाँ से कर सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से करता हो तब कंपाउंड बनेगा CH3CH2 CH2Cl, और यहाँ मैं इसमें से एक कंपाउंड लिखा देता हूँ HCl। वो HCl ये है, शेष बचा हुआ क्लोरीन और यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। लेकिन साथ ही मान लीजिए ये हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकला हो और ये हाइड्रोजन निकला हो सेकेंडरी कार्बन से, तब ये बन जाएगा आपके प्लस के रूप में CH3CHCl, और ये बन जाएगा CH3, और यहाँ HCl निकला हुआ। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो एल्किल हैलाइड बना है उस एल्किल हैलाइड में जो क्लोरीन है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ जो है वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो स्टेबल होगा ये कंपाउंड और कम स्टेबल होगा ये कंपाउंड। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन स्टेबल होता है, इसलिए कंपाउंड भी यही स्टेबल होगा। तो इसकी क्वांटिटी बनती है इसमें लगभग 55%, यानी 55% बनती है, और शेष जो 45% है 45% वो बनता है आपके प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और 55% बनता है आपके द्वितीयक हैलाइड। जैसे कि इसका नाम होगा आपके 2-क्लोरोप्रोपेन, लेकिन इसका नाम होगा आपके 1-क्लोरोप्रोपेन। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, कोई सा भी कंपाउंड दे तो आपको ज्यादा कौन बनेगा, जो 2 डिग्री पर है, और यदि तृतीयक में हो तो 2 डिग्री हाइड्रोजन से भी ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, तब वहां से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप ये देख सकते हो। अब हम चलते हैं थोड़े से हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं में फ्लोरीन की ओर, क्योंकि हैलोजनों में फ्लोरीन भी आता है। तो फ्लोरीन की क्रिया नहीं होती है, फ्लोरीन से यानी फ्लोरीन युक्त एल्किल हैलाइड आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये अभिक्रिया एक अत्यधिक विस्फोटक अभिक्रिया होती है। विस्फोटक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको लैब में संपादित नहीं किया जाता है। लेकिन आयोडीन में ऐसा क्या है कि इसकी भी नहीं की जा सकती। आयोडीन एक इस प्रकार की अभिक्रिया है कि यदि आप इसमें आयोडीन करते हो तो यहाँ पर एक उत्प्रेरकीय अभिक्रिया हो जाती है, यानी आप उत्प्रेरकीय नहीं, इसको ऐसा समझो उत्प्रेरण अभिक्रिया हो जाती है। उत्क्रमणीय, मैं इसको नाम थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, इसका नाम होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये है CH4, इसकी क्रिया करवाई I2 से, और यहाँ आप बना रहे हो CH3I प्लस HI। तो ये अभिक्रिया आपकी बंद तो हो जाएगी, लेकिन ये अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया से तात्पर्य है कि अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण और उत्पाद से वापस अभिकारकों का निर्माण। तो इसमें आप CH3I अर्थात मेथिल आयोडाइड को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्षण ये बनेगा तो अगले क्षण उत्क्रमण अभिक्रिया से वापस मेथेन बन जाएगा। ये आपस में घुली मिली अवस्था में रहते हैं, इसलिए अपन इसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन आप इसको अलग करना चाहते हो तो इसके लिए एक आपको उत्प्रेरक काम में लेना होगा, जैसे कि CH4I2, यहां आपको एक उत्प्रेरक लेना होगा HiO3, और यहां अब बन जाएगा आपकी CH3I प्लस HI। क्यों ये उत्प्रेरक क्यों लेते हैं और इस उत्प्रेरक का नाम क्या है? इस उत्प्रेरक का नाम है हाइपो आयोडिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइपो आयोडिक अम्ल। यह हाइपोआयोडिक अम्ल इसमें क्यों डाला जाता है? ये इसलिए डाला जाता है कि ये इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय प्रक्रम को रोक देता है, अर्थात इसको अनुत्क्रमणीय बना देता है। जैसे कि इसमें ये रिएक्शन यहाँ पर हुई है, अब क्या करेगा, यहाँ HiO3 डाल देते हो तो ये इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय प्रक्रम से अनुत्क्रमणीय में बदल देता है, इसलिए आप यहाँ CH3I को पृथक कर सकते हो। तो वास्तव में HiO3 इस रिएक्शन में करता क्या है तो वो देखिएगा। इसमें क्या होगा, यहाँ जो HI सह उत्पाद में बना है उसको ये रिएक्शन में ले लेता है, अपने साथ में मिला लेता है। यदि ये नहीं होता तो ये वापस इसके साथ घुलकर क्या बन जाती, ये रिएक्शन बन जाती, लेकिन ये इसको बदल देता है। कैसे बदलता है, यहाँ क्या होगा, ये जो HI बना है HI, ये इस हाइपो आयोडिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा HiO3 और रिएक्शन करेगा तो यहाँ से जल की मात्रा बन जाएगी
और आयोडीन गैस मुक्त हो जाएगी। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो इसमें जल बन रहा है वाटर और आयोडीन गैस बन रही है, लेकिन रिएक्शन क्या संतुलित है, बैलेंस है, नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ मैं इसको 5 रख देता हूँ, 5 रखता हूँ तो क्या होता है देखो, आयोडीन 5 हो गई और एक आयोडीन ये, तो टोटल आयोडीन हो गया आपके 6 का मतलब है मैं इस आयोडीन को 3 कर देता हूँ, 3 आयोडीन करते ही ये 3 दूनी कितनी हो जाएगी, 6 हो गई। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और एक कितना है 6, तो 2 है इसलिए मैं इसको भी 3 कर देता हूँ, तो ये रहेगा 3 दूनी 6, और वास्तव में ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 3, और आपकी भी ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 3। ये रिएक्शन संतुलित रिएक्शन। तो आयोडीन युक्त एल्कीन हैलाइड बनाने के लिए आपको एक उत्प्रेरक काम में लेना होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, या फिर सॉरी इसका नाम है हाइपो आयोडिक अम्ल, और यहाँ ये ऑक्सीकारक का काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। इस प्रकार आपकी जो पहली है एल्केनों की हेलोजेनिक अभिक्रिया वो आपकी पूरी हो चुकी है। अब बस एक छोटी सी बात और बतानी है, वो बात ये है कि यहाँ पर जो हेलोजेनिक अभिक्रिया है उसमें हेलोजनों की भी क्रियाशीलता होती है। हेलोजनों की जो क्रियाशीलता होती है वो क्रियाशीलता फ्लोरीन से आयोडीन की ओर होती है। यानी इस क्रियाशीलता को देखें तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2 और उसके बाद I2। इस क्रम में इनकी क्रियाशीलता होती है। ये क्रियाशीलता भी आप नोट कर लीजिएगा। ध्यान में फ्लोरीन ज्यादा क्रियाशील होता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और आयोडीन सबसे कम क्रियाशील होता है। फ्लोरीन की रिएक्शन इसलिए नहीं कहलाती क्योंकि ये विस्फोटक होती है। पहला पार्ट पूरा हो चुका है, अपनी कॉपी में आप इसको ध्यान दें। सेकंड पार्ट जो आता है आपका, सेकंड पार्ट, उस सेकंड पार्ट में आपके आएगा एल्कीनों की एचएक्स के योग द्वारा, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आप पढ़े, अपनी कॉपी में नोट करें, और इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कोई भी समझ नहीं है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।